नमस्कार। मैं वीडी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स से हटकर और एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। वो इंस्ट्रूमेंट है बिल, WILL, मतलब वसीयत। आज की तारीख में वसीयत की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि लाइफ इज अनसर्टेन, पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। और आज जो हमारा समाज है, जहाँ विभिन्न कानून हैं, विविध व्यवस्था हैं, उस संदर्भ में जो पेपर का बड़ा महत्व है। यदि हम डेथ से पहले अपनी एसेट्स को, संपत्तियों को, अपनी जिम्मेदारियों को और हम अपने उत्तराधिकारियों को एक डिफाइन तरीके से सारी व्यवस्था करके जाएं, तो वो एक बहुत अच्छा काम होता है। तो बिल क्या है? बिल is an instrument which is legally enforceable declaration of distribution of assets of testator after death. Bill, a declaration by testator who expresses his desire to settle of its property after his demise. तो वसीयत को मैंने बताया, वसीयत क्या है? वसीयत एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिखने वाला अपनी संपत्तियों का निपटारा कैसे हो, वो सारी व्यवस्था उसमें लिखता है। अब हमें समझना है इसकी आवश्यकता क्यों है। जैसे मैंने अभी बताया कि जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब किसका नंबर आए, और परिवार में जो उसके लीगल हेयर हैं, जो क्लेमेंट हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, परिवार में शांति रहे, उसके लिए इसकी महत्व है। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि लॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एमंग लीगल हेयर एज पर डिजायर ऑफ द डिसीज्ड। जो लिखने वाला है उसकी इच्छा क्या है कि क्या किसको जाए, क्या किसको मिले, उसका लॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो। टेक केयर द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, पर्टिकुलरली राइट ऑफ द मैरिड फीमेल बेनिफिशियरीज। हमारे समाज में हिंदू सक्सेशन एक्ट आने से पहले जो लेडीज़ थी, लड़कियां हैं, उनका शादी के बाद पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रहता था। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद अब जो लड़कियां हैं उनका भी लड़कों के बराबर हिस्सा है। सामान्यतः हमने देखा है हिंदू परिवारों में जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो एक तरीके से वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से भी अलग हो जाती हैं। और चूँकि पेरेंट्स का ये कहना होता है कि उनकी शादी में और उनकी जो व्यवस्था करने में उनके लिए सारा कुछ कर दिया गया है, इसलिए उनका राइट नहीं रहता। लेकिन चूँकि एक्ट का प्रोविज़न है, तो यदि आप अपनी वसीयत लिख रहे हैं और चाहते हैं कि आपके यहाँ लड़कियों का राइट ना रहे और आपस में विवाद ना हो, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप वसीयत के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आप बता सकते हैं कि आपकी संपत्ति में किस किस का हिस्सा होगा, उसमें मैरिड लड़कियां होंगी नहीं होंगी। ऐसे ही आपके परिवार में माइनर बच्चे हैं जो सेटल नहीं हुए हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा है नहीं और आप माइनर बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप वसीयत के थ्रू अपने माइनर का भी प्रोविज़न कर सकते हैं, उनका ट्रस्ट बना सकते हैं, उनको जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, पैसा मार्क कर सकते हैं, उनकी FDR करा सकते हैं, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो वसीयत के द्वारा ये सारा संभव है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है, वसीयत होने पर आपकी एसेट्स का बंटवारा आपके लीगल हायर में शांतिप्रद हो सकता है। यदि ऐसा वसीयत नहीं है तो कोई कहेगा कि मैंने अपने पिताजी की बहुत बड़ी सेवा की है, मैंने अपने पिताजी को अपने साथ रखा है और मेरा बहुत बहुत अफेक्शन था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी।
और आपस में रिफ्ट होगी। तो इसलिए पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स यदि आपका इंस्ट्रूमेंट है तो उससे हो सकता है। अब हम वसीयत लिख रहे हैं तो हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। वसीयत लिखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हम वसीयत लिख रहे हैं वो पूरी तरह से साइन होने चाहिए, दस्तखत पूरे होने चाहिए। आप जैसे भी साइन करते हैं पूरे साइन होने चाहिए। वसीयत पर डेट होनी चाहिए और वसीयत पर 2 आदमियों की विटनेस होनी चाहिए जो क्रेडिटेबल हो, मतलब जिसकी समाज में मान्यता हो। कहीं ऐसा ना हो ना कि आपने किसी चपरासी से विटनेस करा दिया जिनकी क्रेडिटेबल नहीं हो। तो विटनेस बहुत रेस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए। दूसरा क्या है कि विटनेस जो है उसकी होनी चाहिए चूँकि बेनिफिशियरी ना हो। जैसे मैं अपनी वसीयत लिख रहा हूँ और अपनी प्रॉपर्टी मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो जो विटनेस है उस विटनेस में मेरी वाइफ की विटनेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बेनिफिशियरी है, वो वाइस्ट हो सकती है। तो बेनिफिशियरी की जो विटनेस है, विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट्स ऑफ द बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, आप जो चाहते हैं वो बड़ा स्पष्ट लिखना चाहिए। आपको इसमें आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, एन्युटीज़ हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी स्पेसिफिक करनी चाहिए। आप जैसे मान लो FDRs हैं, आपकी LIC पॉलिसीज़ हैं, उसमें आपने नॉमिनेशन बना रखा है ABCDEFG। मान लो मेरी पॉलिसीज़ हैं और मैंने अपनी पॉलिसीज़ में अपनी वाइफ को नॉमिनी बना रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जो पॉलिसी का पैसा मिले वो मेरी वाइफ को ना मिलकर मेरे बेटे को मिल जाए, तो वो हो सकता है। नॉमिनी लीगल हायर नहीं है, नॉमिनी ट्रस्टी है। लीगल हायर वो हैं जो आपके लीगल हायर हैं। लीगल हायर जैसे आपके बेटे हैं, आपकी पत्नी है, वो आपकी लड़कियां हैं, वो आपकी लीगल हायर हैं। और नॉमिनी लीगल हायर नहीं है, नॉमिनी इज द ट्रस्टी ऑफ द फंड। बैंक में आपकी FDR है, उसमें नॉमिनी आपका वाइफ है, तो वाइफ वो नॉमिनी रहेगी, ऑनर नहीं बनेगी। ऑनर जब भी बनेगी जो प्रोसीजर है इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक ही उनको शेयर मिलेगा। तो इसलिए नॉमिनी और लीगल हेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको हमें देखना चाहिए। अब जो वसीयत है उससे हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे हमेशा ये ध्यान रहता है कि भाई हमें कम से कम टैक्स देना पड़े, तो वसीयत एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी एसेट्स को इस ढंग से बंटवारा करें कि आपके सक्सेसर को कम से कम टैक्स लगे। सामान्यतः क्या होता है, आपका बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद जो एसेट्स आई वो आपके जो रिसीवर है, बेनिफिशियरी है, उसके हैंड में जुड़ जाता है और उस पर जो आमदनी होती है उस पर टैक्स लग जाता है। लेकिन आयकर में यह बहुत सारे आप टैक्सेबल यूनिट बना सकते हैं। टैक्सेबल यूनिट का मतलब उनका अलग टैक्सेशन होगा। जैसे आपका बेटा है, आपने बेटे के लिए अपनी HUF का क्रिएशन कर सकते हैं, तो वो जो HUF का क्रिएशन करेंगे वो एक सेपरेट एंटिटी होगी और उस पर सेपरेट टैक्स का प्रोविज़न है। ऐसे ही आप फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक फैमिली ट्रस्ट भी बना सकते हैं और यह फैमिली ट्रस्ट इस सोल बेनिफिशियरी ट्रस्ट है। जो आपके बच्चों पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए आप बनाते हैं, तो एक ये भी टैक्सेबल यूनिट होगा और इस पर अलग से टैक्स लगेगा और एज ए इंडिविजुअल टैक्स लगेगा। इसी तरीके से आप माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट बना सकते हैं, डेफर्ड बेनिफिशियरी ट्रस्ट बना सकते हैं, ताकि उसकी इनकम ट्रस्ट में ही टैक्स हो। माइनर बच्चे की इनकम अलग टैक्स हो। माइनर की इनकम तो पेरेंट्स की इनकम के साथ जुड़ जाती, लेकिन आप माइनर बच्चे का ट्रस्ट बनाते हैं तो वो ट्रस्ट में ही टैक्स होगा। तो इस तरीके से हम टैक्स प्लानिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो ए टूल फॉर टैक्स प्लानिंग। अब वसीयत होती कितने तरह की हैं? वसीयत कई तरह की होती हैं। एक तो ओरल बिल। ओरल बिल क्या होता है? जमानी। जैसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। एक आदमी हॉस्पिटल में है, बेड पर है, उसने अपनी कोई वसीयत नहीं लिखी हुई है, तो वो एक डाइंग डिक्लेरेशन देता है। वो कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी एसेट्स को ऐसे बंटवारा किया जाए, तो ये होगी ओरल बिल। तो ये जो लीगल हेयर है या जिस आदमी को आपने अपॉइंट किया है वो आपकी डिजायर को राइटिंग में कर देगा, राइटिंग करके प्रॉपर विटनेस करा देगा। और यदि परिवार में कोई डिस्प्यूट नहीं है और कोई उसको चैलेंज नहीं करता
तो वो भी एक वैलिड वसीयत होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरल विल भी बाद में रजिस्टर हो सकती है जिसने वसीयत लिखी है। एक दूसरी होती है नॉन रजिस्टर्ड विल। नॉन रजिस्टर्ड विल क्या है, मैंने अपनी वसीयत लिख ली लेकिन रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर नहीं कराई, इसको नॉन रजिस्टर्ड विल कहते हैं। ये बिल भी इंपॉर्टेंट है, एनफोर्सेबल है यदि इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। और एक होती है रजिस्टर्ड विल। रजिस्टर्ड विल जो कि आपने वसीयत लिखी और उसको सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कराई, वो रजिस्टर्ड विल कहती है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये तो मान लो आपने रजिस्टर्ड विल बना दी और इससे पहले आपने नॉन रजिस्टर्ड विल है आपने, तो पहले वाली सारी जो नॉन रजिस्टर्ड विल है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड विल है वो रजिस्टर्ड विल वैलिड रहेगी। इस रजिस्टर्ड विल को भी यदि आपने आज बिल लिखी और 5 साल बाद परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं तो आप इस बिल को चेंज भी कर सकते हैं, आल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पुनः आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बिल कैसे लिखनी चाहिए, बिल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है। बिल एक डिक्लेरेशन है जो कि आप सारी चीज़ों को लिखते हैं, लेकिन बिल लिखने में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसकी ड्राफ्टिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, इसका मतलब साफ होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं वो सामने वालों को समझ में आना चाहिए। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कहीं आपने लिखा और उसके 2 मतलब निकल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप अपनी वसीयत लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र, पता सब साथ साथ पूरी तरीके से लिखना चाहिए। जो आपका लीगल नेम है, लीगल जैसे लीगल नेम का मतलब पैन नंबर पे आपका नाम है, आधार पे आपका नाम है, वोटर कार्ड पे आपका नाम है, उसी नाम को इसमें लिखना चाहिए। बिल लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वस्थ माइंड हो, हमारा चीयरफुल स्पिरिट हो, हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर ना हो, और जब दबाव में हम वसीयत नहीं लिख रहे। जो वसीयत दबाव में लिखी जाती है, फ्री बिल के साथ नहीं लिखी जा रही हैं, वो हमेशा चैलेंजेबल होंगी। इसके अंदर एक बात ध्यान भी देना है, यदि आपने इससे पहले कोई बिल लिखी हुई है तो उसका भी डिस्क्लोजर देना ज़रूरी होता है। मान लो मैंने 4 बिल पहले लिख ली, 2 बिल पहले लिखी हुई हैं, तो उसका भी इसमें डिस्क्लोजर करना चाहिए कि भाई इससे पहले मैंने बिल लिखी थी, उसमें मैंने ये बेनिफिशरी बनाए थे, अब परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, इन परिस्थितियों के मुताबिक मैं दोबारा वसीयत लिख रहा हूँ, या मेरी एसेट बहुत चेंज हो गई हैं, ऑल टुगेदर बहुत बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, तो यह वसीयत मैं दोबारा लिख रहा हूँ। और ये हमेशा अच्छा होगा कि यदि आप वसीयत लिख रहे हैं तो वसीयत लिखने के लिए आपकी डिमाइस के बाद आपके बिल का एग्जीक्यूटर कौन होगा वो भी यदि इसमें लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, लीगल हेयर में जब आपकी एसेट्स का बंटवारा करेंगे तो डिस्प्यूट नहीं होगा। और एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है, एग्जीक्यूटर हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, और या आपके कोई परिवार का मेंबर, कोई भी आपका रिश्तेदार जो समझदार हो, जो लीगल चीज़ों को समझता हो, सिविल की समझदारी हो, लॉ की समझदारी हो, वो भी इसका एग्जीक्यूटर हो सकता है। अब आपकी वसीयत को चैलेंज कौन किया जा सकता है, कब चैलेंज किया जा सकता है? चैलेंज किया जा सकता है जब आपने वसीयत लिखी है लेकिन आपको उसकी टेस्टामेंटरी कैपेसिटी नहीं है। टेस्टामेंटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपकी उम्र 18 साल की नहीं है, आप माइनर हैं, या आप अनसाउंड माइंड हैं, आपको विवेक नहीं है, और आप बीमार हैं, आपको ये नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। तो सेक्शन 659 के अंतर्गत ऐसी वसीयत चैलेंज की जा सकती है। यदि कोई वसीयत जो कि कपट से, दबाव से या किसी कुरेशन से लिखी गई है, वो भी वसीयत चैलेंज की जा सकती है। यदि वसीयत आपने लिखी लेकिन वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का मतलब उस पर दस्तखत नहीं है, विटनेस नहीं है, डेट नहीं है, बेनिफिशियरी क्लियर नहीं है, तो भी ये वसीयत चैलेंज की जा सकती है। वो बिल जो सस्पिशियस हैं या सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में लिखी गई हैं, वो भी चैलेंज की जा सकती हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? जैसे आपने वसीयत लिखी और आपने अपनी सारी एसेट्स ऐसे आदमी को ट्रांसफ़र कर दी जिसका आपका कोई रिलेशन नहीं है, किसी पड़ोसी के पास ट्रांसफ़र कर दी, तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हैं, तो ऐसी वसीयत चैलेंज की जा सकती हैं। जो
डीफ हैं, डंप हैं या ब्लाइंड पर्सन हैं, उनकी भी वसीयत जो है चैलेंज की जा सकती है, क्योंकि यदि वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटली एविडेंस नहीं है। ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को अनरिलेटेड पर्सन को सस्पिशियस सर्कमस्टेंस से ट्रांसफ़र किया है, तो ऐसी परिस्थितियों को भी चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी वो वसीयत भी चैलेंज की जा सकती है जो लिखने वाले को पता ही नहीं है, उसके बिना अप्रूवल के लिए वसीयत लिख दी और दस्तखत करा लिया। ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं जिसमें एक डॉक्यूमेंट बना लिया और पिताजी को पता ही नहीं है और बेटे ने आकर साइन करा लिया। तो ऐसी जो वसीयत हैं वो भी चैलेंज की जा सकती हैं। अब रिवोकेशन ऑफ द बिल, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि यदि आपने एक बिल लिखी है और उसको आप रिवोक करना चाहते हैं तो उसको रिवोक किया जा सकता है सेक्शन 62 ऑफ द सक्सेशन एक्ट। एक वसीयत जो अनसर्टेन है, जिसका ऑब्जेक्ट अनसर्टेन है, वो भी वैलिड नहीं होगी। सेक्शन 89 ऑफ द सक्सेशन एक्ट कहता है ए बिल विदाउट ए सर्टेन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वुड बी इनवैलिड इफ इट सफर्स फ्रॉम वेगनेस एंड नॉट डिफाइंड एनफ, देन इट वुड बी वॉइड फॉर द रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो असर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो उसके कारण भी वसीयत वैध नहीं होगी। अब सबसे लास्ट में आपने जो वसीयत की है उसको लॉ ऑफ कोर्ट में प्रोवोट कराना पड़ेगा। प्रोवोट कराने से आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। प्रोवोट प्रैक्टिकली उन मामलों में ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है तो बिना प्रोवोट के भी काम चल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल के संबंध में मैंने कुछ बताने की कोशिश की है आपको, ये आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे मोबाइल पर, मेरे मेल आईडी पर आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद।